हाँ बेटा, तो परमाणु संरचना में अपन बात कर रहे थे, अपन ने देखा था गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, सारी ऊर्जाओं में संबंध देख लिया, त्रिज्या वेग सब त्रिज्या पे क्वेश्चन किया, ठीक है। अब आगे आओ, देखो बेटा एक पूछ सकता है आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु है ना, परमाणु की प्रथम व द्वितीय उत्तेजन अवस्था में इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के आवर्तकालों का अनुपात, ठीक है, T1 अनुपात T2, ठीक है, आवर्तकालों का अनुपात निकालना है, ठीक साहब। अब देखो बेटा है ना, ए या चलो ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ना, सीधा ही हल करते हैं अपन, आजा। अब अपने को आवर्तकाल का अनुपात निकालना। अब आवर्तकाल का कोई सूत्र तो पढ़ा नहीं, और मैं तो आपको उम्मीद, मतलब आप याद रटो भी मत, ठीक है, एंड टू एंड बनाओ ताजा ताजा, है ना। समोसा पर बासी समोसा थोड़ी लेते किसी दुकान वाले से, क्या होता वो बेचारा कहते हैं अभी निकाला था घर में, तो अभी नहीं भैया हमारे तो सामने निकालो, ये निकल रहा है वो देव, ठीक है, बस वही बड़ी बात। तो आवर्तकाल, अब एक बात बताओ, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो धारा बहेगी, अगर इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है तो धारा यूं बहेगी, अरे बोलो। और अच्छा अभी तो अपने को धारा की बात ही नहीं करनी, चलो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक चक्कर करने में पूरा समय लगेगा, और वो आवर्तकाल होगा, तो बोलो टी बराबर, या आवर्तकाल टी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, चक्कर पूरा करने लगा समय, तो 2 पाई आर। ए अगर आर त्रिज्या इसकी तो परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर बटा वेग, वी वेग से घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर वी वेग से चक्कर लगा रहा है तो 2 पाई आर बटा वी, यहाँ 2 पाई आर हो गई बेटा इसकी परिधि, और वी हो गया इसका वेग, तो चक्कर पूरा करने में लगा समय हो जाएगा बेटा 2 पाई आर बाई वी। अब देखो आर और वी दोनों कक्षा की संख्या और परमाणु के साथ बदलते हैं, 2 पाई आर का सूत्र कितना था बेटा, 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड, है ना, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, अपॉन वी का मान होता 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड बाई एन मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। अब मेरे को ये मात्रक बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो एन को और जेड को देख रहा हूँ, तो एन ऊपर भेजा एन क्यूब बटा जेड स्क्वायर, तो बोल दो एक नियतांक सी, ये सब नियतांक, ये सब नियतांक हो गया, ये ठीक है, तो ये आ जाएगा एन क्यूब बटा जेड स्क्वायर। तो मुद्दे की बात ये है जो आवर्तकाल है वो आ जाएगा सी एन क्यूब बटा जेड स्क्वायर, ये हो गया आवर्तकाल। तो मैं बोल दूं कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, दूसरी कक्षा में ज्यादा आवर्तकाल होगा, ज्यादा समय लगेगा, तीसरी में और ज्यादा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कक्षा दूर होगी वैसे वैसे परिधि बड़ी होती जाएगी, पहली कक्षा से दूसरी की परिधि ज्यादा, दूसरी से तीसरी तो एक तो बड़ी कक्षा हो जाएगी, और वेग भी घटेगा, देखो वेग में भी एन नीचे आता है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता है, तीसरी में और कम होता है, क्यों, क्योंकि अंदर वाला बल घटता है तो बाहर वाला बल भी कम हो जाएगा, तो बाहर वाले बल को कम करने के लिए वेग कम करना होता है, तो वेग कम कक्षा बड़ी, तो बहुत समय लगेगा, सही है। तो क्या मैं बोलता हूँ टी समानुपाती एन क्यूब। सर जेड की बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ परमाणु हाइड्रोजन ही है, तो जेड तो 1 ही होगा, बस कक्षा प्रथम व द्वितीय कक्षा नहीं, प्रथम व द्वितीय उत्तेजन अवस्था है, बच्चा गड़बड़ कर देता है, ये देख बच्चा क्या करता है, तो T1 अनुपात T2 बराबर कर जाता है, T1 यहाँ पे लिख देता है 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब, और आंसर 1 अनुपात 8 कर जाता है n क्यूब से, n बराबर 1 रख देता है इसमें, और ये 2 गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो आपने पहली और दूसरी कक्षा में आवर्तकाल का अनुपात निकाल दिया, है ना, ध्यान दें, उत्तेजन अवस्था है, ध्यान दें, उत्तेजन अवस्था है, उत्तेजन अवस्था दी है, उत्तेजन अवस्था दी है, अवस्था दी है, तो यहाँ पे कक्षा नहीं उत्तेजन अवस्था दी है, तो यहाँ से मैं बोल दूं T1 अनुपात T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब, तो आ जाएगा बेटा 8 अनुपात 27, ये उत्तर है। उत्तेजन अवस्था, प्रथम उत्तेजन अवस्था, प्रथम उत्तेजन अवस्था मतलब n बराबर 2, द्वितीय उत्तेजन अवस्था, द्वितीय उत्तेजन अवस्था मतलब n बराबर 3, तो प्रथम उत्तेजन अवस्था बराबर मतलब n बराबर 2, और द्वितीय उत्तेजन अवस्था मतलब n बराबर 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 अनुपात 27। क्लियर है क्या, समझ में आ गई, तो ये हो गया आवर्तकाल। तो नई बात है, अब अपने को ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आवर्तकाल n क्यूब के समानुपाती, कक्षा जितनी बड़ी होगी या जितनी दूर होगी पहली दूसरी तीसरी, उतना आवर्तकाल बढ़ता जाएगा और क्यूब के समानुपाती होगा। परमाणु क्रमांक जितना बढ़ता जाएगा, जैसे हाइड्रोजन की जगह He+ लूंगा तो आकर्षण ज्यादा, तो He+ में थोड़ा सा आकर्षण ज्यादा होने से बल ज्यादा, तो बल ज्यादा को बल संतुलित करना तो वेग ज्यादा हो जाएगा, और प्लस कक्षा भी थोड़ी पास आ जाएगी, त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी, तो छोटी कक्षा वेग ज्यादा, तो आवर्तकाल घटता जाएगा।
तो जैसे जैसे जेड बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, वैसे वैसे आवर्तकाल बढ़ता जाता है। सर समझना, ठीक है। तो आवर्तकाल की बात हो गई। तो आवर्तकाल में n³ बाई जेड स्क्वायर होता। अब देखो धारा, ये तो देख कई बार धारा की बात कर लेता है ना। अब धारा के सूत्र क्या? अच्छा चलो, H व He प्लस के लिए प्रथम कक्षा में धारा का अनुपात I1 अनुपात IH अनुपात IHE है ना। हाइड्रोजन और हीलियम प्लस में बहने वाली धाराओं का अनुपात बताना है, ठीक है, प्रथम कक्षा में। अब देखो है ना, इसमें भी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, अपन तो धारा। तो क्या मैं बोल दूं धारा? अब देखो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा बेटा, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा v वेग से। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो धारा बहेगी भैया, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसकी उल्टी धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन घूम रहा यूं तो धारा बहेगी यूं, आई ये धारा। अब धारा क्या होती है बेटा? तो धारा में बोल दूं कि धारा बराबर होती है आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश बटा उसको बहने में लगा समय, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बह रहा है और बार बार हर टी समय में चक्कर पूरा करता है, हर टी समय में चक्कर, तो E बटा टी ये हुई धारा। और टी का मान कितना था बेटा? E अपॉन ये आ जाएगा बेटा 2πr/v। तो अब मैं सीधा लिख दूं, ये आ जाएगा C n³ बटा जेड स्क्वायर। ए टी का मान लिख रहा हूं अपॉन जेड स्क्वायर। मैं बोल दूं ये दोनों मिलकर नया नियतांक हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा बेटा धारा बराबर एक नया नियतांक C डैश, और जेड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और n³ नीचे आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन n³। ये तो I बराबर C डैश जेड स्क्वायर अपॉन n³। ये तो आवर्तकाल का उल्टा। तो याद रखना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि धारा में E बटा टी, समय नीचे आ गया तो आवर्तकाल का उल्टा हो गया, तो जेड स्क्वायर बटा n³। क्लियर है? ये तो जितनी कक्षा दूर होगी उतनी धारा कम बहेगी। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे घूमेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा समय में चक्कर पूरा, तो धारा स्लो हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, धारा कम हो जाएगी। ठीक सर। तो अब देखो, और जेड स्क्वायर का समानुपाती, तो मैं बोल दूं IH अनुपात IHE प्लस पहली कक्षा में। यहां से बोल दूं C डैश, और हाइड्रोजन का Z1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपॉन पहली कक्षा की बात चल रही तो 1³ अनुपात C डैश, और He प्लस में Z का मान 2 हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन 1³। तो बोल दूं ये 1³ गया, ये C डैश गया, तो यहां से 1:4, तो 1:4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 1:4 धारा हो जाएगी। तो 4 गुना ज्यादा धारा बहेगी He प्लस में की पहली कक्षा में, मतलब इलेक्ट्रॉन यू समझ लो आप। ठीक है, चलो समझ में आ गई सर। तो ये धारा हो गई, वो हो गई। अब आता बेटा चुंबकीय आघूर्ण। क्या था? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है, चुंबकीय आघूर्ण व कोणीय संवेग में संबंध है ना। चुंबकीय आघूर्ण ये खूब पूछता है इसमें क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं। चुंबकीय आघूर्ण व कोणीय संवेग में संबंध, व कोणीय संवेग में संबंध है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना परमाणु में, ये परमाणु के लिए सब, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके के कारण जो कोणीय संवेग और चुंबकीय आघूर्ण बनेगा उसमें संबंध बताना। ठीक सर। फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन है, v वेग से घूम रहा है, इसका m मास है और ये r त्रिज्या है ना। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बोलो कितना हो जाएगा? कोणीय संवेग ठीक है। तो मैं बोल दूं ये इसके परित है ना, इससे गुजरती हुई अक्ष के परित केंद्र से है ना, तो कितना आ जाएगा? L बराबर mv। अरे बोलो mv संवेग इंटू r क्रॉस p, तो r क्रॉस p से mv समीकरण। ठीक है, अच्छा अब देखो चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण m बराबर कितना होता है बेटा? I इंटू एरिया, याद करो I इंटू एरिया। अच्छा I अभी निकाला था अपन ने C डैश जेड स्क्वायर अपॉन n³ ऐसा कुछ आता है। अरे वो नियतांक है, हाँ, और इंटू पाई r स्क्वायर, ये तो ये आ गया पाई r स्क्वायर। ठीक साहब, ये चुंबकीय आघूर्ण।
अब आर का मान रखो त्रिज्या, चला जाओ रखते हैं। तो मैं यहां से बोल दूं ये आ जाएगा बेटा m बराबर c डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इंटू पाई। आर का मान कितना आ जाएगा बेटा, आर त्रिज्या का बोल दो 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड का स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल दूं ये देखो, तो यहां से स्क्वायर करूंगा तो ये तो नियतांक में चले जाएंगे सब, अरे वो सब नियतांक, तो एक नया नियतांक सी डबल डैश, यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब है सरी, है ना, यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब है सरी बेटा, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा एन की पावर 4 बटा जेड स्क्वायर। तो यहाँ से जेड स्क्वायर गया और एक एन ये कट गया, तो मैं बोल दूं सी डबल डैश इंटू एन आ गया। और बिल्कुल सही बात है, चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती एन होता है ना, ये मैंने एक अलग चीज, तो चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती एन होता है, चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती एन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ अपने को अलग बात करनी थी, आई इंटू एरिया, ठीक है। अब देखो यह अपन दूसरी दिशा में बात करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण मैंने अलग से बता दिया तुम्हारे को, और इस डेरिवेशन के हिसाब से मेरे को इन दोनों में संबंध की बजाय मैंने ये चुंबकीय आघूर्ण ही कर दो, एक बार चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा देता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण आई इंटू एरिया, ये चुंबकीय आघूर्ण पढ़ लो, फिर मैं संबंध बाद में बताऊंगा, उसमें अलग डायरेक्शन चलेगी। तो चुंबकीय आघूर्ण एन के समानुपाती होता है, यानी कि जेड पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर वो यूं पूछ ले, इधर देख, इधर देख, हाइड्रोजन व He+ हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में घूर्णन करने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात के कारण चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात बताइए, का अनुपात, ठीक है, चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात बनता है H और He+ के, ठीक साहब। तो चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात A 1:2, B 2:1, C 1:1, D नन, है ना, इनमें से कोई नहीं। आ जाओ अब, आ बेटा, तो चुंबकीय आघूर्ण अभी मैंने निकाल के बताया था, क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण बराबर या समानुपाती एन होता है, सिर्फ जेड पे तो निर्भर ही नहीं करता है। तो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे He+ हो, जेड पे निर्भर नहीं करता है। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ से MH अनुपात M He+ बराबर 1:1, जेड पे निर्भर ही नहीं करता, सिर्फ एन पे निर्भर करता, तो उत्तर आ जाएगा 1:1। ये बताना चाह रहा हूं मैं। अब अपन चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध अब देखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, त्रिज्या, वेग और ऊर्जा के सूत्र सबको याद होते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। त्रिज्या कितनी होती है बेटा, R बराबर 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड, ये परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में। वेग बराबर V बराबर 2.18 इंटू 10⁶ Z/N, ठीक है, ये वेग हो गया। फिर अपन ने पढ़ा था बेटा ऊर्जा -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, इसकी बात और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बात और करूंगा, तो जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6, ठीक है, ये हो गई ऊर्जा। इसमें अपन हाइड्रोजन के लिए, और ये हो गई कुल ऊर्जा। फिर इसमें गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर होती है, लेकिन ऋणात्मक लग जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा धनात्मक लानी है तो कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, तो उसमें एक माइनस और लगा दो, तो Ke बराबर -TE होता है, P बराबर दुगुना ऑफ T होता है, कुल ऊर्जा का दुगुना होता है पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर ऊर्जा, ठीक है। आज अपन ने पढ़ा आवर्तकाल कितना होता है, तो 2πr/v से निकाला तो n³ बटा जेड स्क्वायर के समानुपाती आया, n³ बटा जेड स्क्वायर। जितनी दूर कक्षा होगी उतना आवर्तकाल ज्यादा होगा, सही बात है, क्योंकि बड़ी कक्षा होगी और वेग कम होता जाएगा, ठीक है। फिर धारा देखी, धारा इसकी उल्टी जेड स्क्वायर बटा n³, ठीक साहब। फिर चुंबकीय आघूर्ण देखा तो वो n के समानुपाती आया था, जेड पे निर्भर नहीं कर रहा था, वेरी गुड। अब कोणीय चुंबकीय आघूर्ण व कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण M व कोणीय संवेग में संबंध, कोणीय संवेग L में संबंध। ठीक साहब, तो देखो, तो कोणीय संवेग L बराबर हो जाएगा बेटा mdr, इक्वेशन 1, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण, ये कोणीय संवेग है ना, चुंबकीय आघूर्ण ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है बेटा, M = I × एरिया। अब वो n के समानुपाती होता है, लेकिन अभी मुझे एग्जैक्ट संबंध निकालना है, तो मेरे को वो नियतांक नहीं चाहिए ना, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए I। तो I कितना हो जाएगा बेटा, तो E/T ये होता है, और क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा πr², ये, ठीक है। अच्छा, ये कितना होता है बेटा, T आवर्तकाल E 2πr/v इंटू πr²। यहां से पाई से पाई गया, एक r से r गया,
तो ये आ जाएगा बेटा ई आर अपॉन, सॉरी ई वी भी ऊपर चला जाएगा, ई वी आर अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से अगली लाइन में लिख देते हैं। तो m बराबर आ गया बेटा ई वी आर बाई 2, समीकरण 2। अब देखो इसमें m का गुणा m का भाग लगा तू, इधर देख। या चलो एक काम कर, समीकरण 2 में 1 का भाग लगा, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 अपने आप कट जाएंगे। तो यहां से बोल दो m बटा l इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2 अपॉन एम वी आर। यहां से वी आर से वी आर गए, तो यहां से आ जाएगा ई बटा 2 पाई, सॉरी ई बटा 2m। ये वेरी वेल नोन रिलेशन है बेटा, खूब क्वेश्चन आते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण व कोणीय संवेग का अनुपात नियत होता है, एक नियत होता है, नियत, और ये मान है, याद रखना। अरे बोलो, तो अब देखो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है E अपॉन 2m, E अपॉन 2m इंटू कोणीय संवेग। क्लियर है? E अपॉन 2m इंटू कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई से निकाल सकता हूं। अरे बोलो, तो NH अपॉन 2 पाई। अब जैसे देखो इधर देख, हाइड्रोजन परमाणु में द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। अब एग्जैक्ट वैल्यू है, अनुपात नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण। अनुपात पूछता तो मैं n क्या आघूर्ण होगा ए ई बाई 2m ई एच अपॉन ये बी सी डी। अब जैसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लिया, अभी तक तो मैंने अनुपात पूछा था। अब देखो, अब चुंबकीय आघूर्ण का एक्चुअल मान, एग्जैक्ट मान निकालना और आई इंटू एरिया करके आई का मान रख के और पूरा हल करके निकालना संभव नहीं है। तो ई बाई एच हमें पता है, एम बाई एल बराबर होता है ई अपॉन 2 पाई, सॉरी 2m है ना, ई बाई 2m। तो यहां से m चुंबकीय आघूर्ण निकालना, तो ई बाई 2m इंटू कोणीय संवेग कर दूंगा, और कोणीय संवेग को m भी आनी NH अपॉन 2 पाई लिख दूंगा। तो यहां से लिख दो ई बाई 2m, है ना, ये देख उसी दिशा में जा रहा हूं, और यहां लिख दो NH अपॉन 2 पाई। ये आ गया। अब द्वितीय कक्षा का मतलब क्या होगा? द्वितीय कक्षा n बराबर 2, तो द्वितीय कक्षा मतलब n बराबर 2 रखो इसमें। तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा? e बाई 2m, और द्वितीय कक्षा 2h अपॉन 2 पाई, ये 2 से 2 गए, तो यहां से EH अपॉन 2 पाई है। दिस इज EH अपॉन 2 पाई है, EH अपॉन 2 पाई है। ये तो कोणीय संवेग को NH अपॉन 2 पाई लिख के अपन एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण का। अब समझ में आ गई ये क्यों पढ़ते हैं अपन ये वाला संबंध? तो E m अपॉन चुंबकीय आघूर्ण बटा कोणीय संवेग का अनुपात E अपॉन 2m होता है, ये याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे अपन इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलो वापिस अपन ऊर्जा वाले में आते हैं। तो अपन ने देखा था क्या कि गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर होती है, लेकिन ऋणात्मक लगता है क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस बनेगा, और स्थितिज ऊर्जा दुगुनी होती है कुल ऊर्जा की। ठीक सर। अब देखो बेटा क्या होता है, एक होती है आयनन ऊर्जा, वो आयनन विभव है ना, आयनन ऊर्जा, ठीक है ना, वो आयनन विभव। क्या होती है आयनन ऊर्जा? तो नाम से पता पड़ रहा है किसी भी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्या होती है? किसी भी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब सुनना बेटा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक दो तो आयनन जो ऊर्जा लगती है वो आयनन ऊर्जा है। नहीं, इतना आसान नहीं है बेटा। देखो परमाणु को आयन बनाए, लेकिन परमाणु किस अवस्था में हो तो सुनना ध्यान से। आयनन ऊर्जा की परिभाषा बोल रहा हूं, किसी परमाणु नहीं, किसी गैसीय परमाणु। सर ये क्या? देख, अगर कोई परमाणु जैसे सोडियम है, मान लो ठोस अवस्था में भी मिलता है, तो अभी जैसे सोडियम ठोस अवस्था में, तो अपन जो ऊर्जा देंगे पहले उसका लेटिस टूटेगा, जो भी क्रिस्टल जो भी बोलते हैं वो टूटेगा, उसके बाद वो अलग अलग कण बनेंगे, फिर उसका गैसीय अवस्था में जाएगा, उर्ध्वपातिज हो गया या वेपोराइज हो गया, गैसीय अवस्था में जाएगा। अब एक गैसीय परमाणु बनेगा, फिर आप जो ऊर्जा दोगे उससे इलेक्ट्रॉन अलग होएगा,
अब आपने जो शुरू से ऊर्जा दी वो मेरे काम की नहीं है। गैसीय अवस्था में जब आपका सोडियम परमाणु गैसीय अवस्था में पहुंच गया, अब उसका जो सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन है, जो भी सोडियम का नंबर देख लो, HHELIBBCNO NE 10वें नंबर पे आ रहा, HHELIBBCNOFNE 11वें नंबर पे। 11वें नंबर मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो ये सबसे ढीला, अंदर वाले नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कौन सा, तो गैसीय परमाणु, ध्यान रखना परमाणु गैसीय होना चाहिए, वहां से ऊर्जा गिनूंगा मैं। गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जैसे ऊर्जा चाहिए 10 और तेने दे दी 12, तो 12 आयनन ऊर्जा नहीं होगी, आयनन ऊर्जा 10 होगी, न्यूनतम ऊर्जा। तो मैं लिखूं किसी भी परमाणु, किसी भी गैसीय परमाणु, ध्यान रखना परमाणु गैसीय परमाणु, किसी भी गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन, के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने, तभी तो आयन बनेगा, मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखना, ये पूरी परिभाषा कहते हैं। गैसीय अवस्था में होना चाहिए, उसके बाद सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उसके लिए न्यूनतम ऊर्जा देनी है, ज्यादा दे दी तो गतिज ऊर्जा बच जाएगी, कहते हैं। ये होती है आयनन ऊर्जा, वह आवश्यक विभव। अब इसके लिए अगर विद्युत क्षेत्र या विभव लगा के आवश्यक विभव को आयनन विभव कहते हैं, आयनन ऊर्जा IE, आयनन न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा IE, आयनाइजेशन एनर्जी अंग्रेजी में बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, वो आवश्यक विभव को आयनन विभव अंग्रेजी में बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, IP कहते हैं। तो ये हो गया आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। क्लियर है क्या? चलो, है ना। बंधन ऊर्जा भी यही, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। देखो, कुल ऊर्जा ऋणात्मक का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कुल ऊर्जा अपनी ऋणात्मक, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बंधे में। सही बात है, धन जो केंद्र का धनावेश है वो उन इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखे हुए। अब आप ऊर्जा देते हो तो आप उन इलेक्ट्रॉनों को उसके धनावेश से या उसके आकर्षण से मुक्त करा रहे हो। तो क्या मैं बोल दूं, जो पहली कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा होती है -13.6। रखो ना, Z = 1 और N = 1। हाइड्रोजन मतलब पहला परमाणु Z = 1 और पहली कक्षा मतलब N = 1 रखो, तो आपकी ऊर्जा आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो ग्राउंड स्टेट होती है, मूल अवस्था होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -13.6। इसका माइनस का मतलब है बंधा हुआ है, 13.6 का मतलब है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है। अब आप जैसे 13.6 ऊर्जा देते हो तो वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो अगर वो लिखते हैं कि बंधन ऊर्जा बताओ, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा बताओ, तो आप बोलोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस नहीं बोलोगे। बेटा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, बच्चा गलती करता है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे, -13.6 और +13.6। बंधन ऊर्जा लिख दिया, इसका मतलब उसने खुद ने बोल दिया कि कितने ऊर्जा से बंधा हुआ है, तो आप 13.6। जैसे इस बात को समझ, एक लड़का मेरे से 20 रुपए मांगता है और तूने मेरे से आके पूछा कि सर आपके ऊपर उधारी कितनी है, तो फिर मैं -20 नहीं 20 बोलूंगा, और मेरी जेब खाली है, मैं बोलूंगा तूने पूछा उधारी कितनी है, मैं 20 रुपया। तो पूछेगा सर आपके पास टोटल पैसा कितना, सारा हिसाब लगा लो, तो फिर मैं बोलूंगा -20। इसका मतलब है मेरे पास है कुछ नहीं, उल्टा दुनिया मेरे से 20 मांगती है, जब मेरे पास 20 आएगा तो 0 होगा, क्योंकि वो मैं किसी को देके चुका लूंगा। तो एक होता है मेरे पास पैसा कितना -20 और एक उधारी कितनी है तो 20, अब माइनस हट गया। ऐसे ही होता है, अगर कोई मेरे से पूछे हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कोई पूछे इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, तो मैं बोलूंगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझना, तो बंधन ऊर्जा में ऐसा उसमें भी होता है, अगर आप बंदूक से गोली चलाई तो एक बोलता प्रतिक्षिप्त वेग, तो फिर धन में बोलना, और एक बोलता बंदूक का वेग, तो ऋण में, क्योंकि बुलेट का वेग या गोली का वेग आगे दिया है तो इसका वेग ऋणात्मक आएगा, उसका प्लस दिया तो इसका ऋणात्मक आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ होगा। तो एक तो पूछता बंदूक का वेग, तो माइनस में उत्तर आएगा। एक पूछता प्रतिक्षिप्त वेग, तो अपने आप प्रतिक्षिप्त में माइनस आ गया, तो फिर प्लस में आंसर हो गया। इनको बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। जो क्या होता है बेटा, कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, तो आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक साहब, तो अब सर हमारे को ये बंधन ऊर्जा आयनन ऊर्जा समझ आई। अब देखो यही क्वेश्चन, He, अच्छा अब सुनना, इधर जैसे H है,
तो H से तो सीधा H प्लस बन जाएगा, तो ये इसकी हो गई फर्स्ट आईपी, प्रथम आयनन ऊर्जा, आईई, प्रथम आयनन ऊर्जा। तो जैसे मैं प्रथम आयनन ऊर्जा दूंगा, प्रथम आयनन ऊर्जा मतलब पहला इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो इसमें सीधा H प्लस बन गया और एक ही इलेक्ट्रॉन था। ऐसे He है, तो He में एक तो पहले होगी फर्स्ट आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा, जिसमें वो बनेगा He प्लस, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। फिर आप प्रथम आयनन ऊर्जा दे दी, एक बनाया, आपको और मजा आया तो आपने क्या करा, और ऊर्जा दी और सेकंड आयनन ऊर्जा, ठीक है, आपने और ऊर्जा देकर दूसरा इलेक्ट्रॉन में मुक्त करा के He प्लस प्लस बना दिया, इसको बोलते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो पहला इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा थी उसको बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा थी उसको बोलते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा। अब इसमें दो थे, दोनों मुक्त हो गए तो आगे नहीं, ऐसा अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो मुक्त कराते जाओ तो वो ऊर्जा का नाम बढ़ता जाएगा। ठीक सब, अब आ जाओ। हाँ, हीलियम परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा याद करो, होगी प्रथम आयनन ऊर्जा होगी, ठीक है। हीलियम परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा कितनी होगी? ए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी पता नहीं सकते, कहा नहीं सकते, कहा नहीं सकते, ठीक सर। तो एक क्वेश्चन है प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी? हीलियम परमाणु की। तो क्या मैं बोल दूं ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा हर किसी पर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह पढ़ा है मैंने, ठीक सर। तो ये ऊर्जा का सूत्र लगाया, और He परमाणु के लिए जेड का मान 2 होता है, आवर्त सारणी में दूसरे नंबर का तत्व है, जेड बराबर 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में ही तो होते रहे, ए हीलियम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होते हैं, तो n बराबर 1 आ जाएगा, ठीक सर। तो n बराबर 1 है ना, प्रथम कक्षा, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, ठीक सर। तो देखो कितना आ जाएगा, E बराबर -13.6, जेड का मान रखा 2, तो 2 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से कितनी ऊर्जा आ गई बेटा इलेक्ट्रॉन की? तो आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा आई इलेक्ट्रॉन के इतने से बंधा हुआ है, ठीक है सर। तो आयनन ऊर्जा कितनी हो गई? इसको आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा, तो इतनी ऊर्जा आप देते हो तो आयनन ऊर्जा, इसको आयनन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा बराबर आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 54.4। कितने लोगों के समझ में आ गया मेरे लाल फूल? वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया, ठीक है। सर इतना बढ़िया समझाया, उसके बाद आप कह रहे हो गलत है। हम तो बड़े खुश हो गए थे, 54.4 आंसर आ गया, अब तो मेरा लाल डॉक्टर बन गया है। गलत है सर, क्यों गलत है बताता हूँ। यार एक बात बता, तेरे बड़ा शानदार सूत्र लगाया, क्या ये सूत्र लगा सकते हैं? क्या He परमाणु के लिए सूत्र लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? पहला क्वेश्चन कराया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। He परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, और याद है बोहर ने जो डेरिवेशन करे थे वो 1 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखो मूर्खों ध्यान दे। ए बेटा सर आप हमें मूर्ख बोल रहे, बेटा मैं नहीं बोल रहा हूं, तुमने बुलवाया। मूर्खों ध्यान दे, ध्यान दे। He परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बोहर सूत्र नहीं लगाया जा सकता, बोहर सूत्र नहीं लगेगा, बोहर सूत्र नहीं लगेगा। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए, क्योंकि डेरिवेशन में याद है K Q1 Q2 Q2 लिया था, क्योंकि याद है ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो फिर वो सदिश योगों का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वाले 1 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए ही लगता है, तत्वों के लिए हाइड्रोजन लाइक परमाणु, याद है हाइड्रोजन सदस्य परमाणु के लिए ही लगता है, ही लगेगा, के लिए ही लगेगा, समझ गया? तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए लगेगा, तो हाइड्रोजन He परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है तो नहीं लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं कुछ कह नहीं सकते, तो अपन जब सूत्र ही नहीं लगा सकते तो मैं प्रथम आयनन ऊर्जा नहीं निकाल सकता। हाँ अगर द्वितीय आयनन ऊर्जा, उपरोक्त प्रश्न में द्वितीय आयनन ऊर्जा कोई पूछे, यस बता दूंगा। उपरोक्त प्रश्न है, उपरोक्त प्रश्न है, उपरोक्त प्रश्न है He प्लस के लिए, He के लिए, He के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा सेकेंड आईपी होगी,
होगी? हाँ ये बता दूंगा तो आंसर 54.4 है। अब वही पुराना सॉल्यूशन देख ले तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 54.4। अब ठीक है, क्यों? क्योंकि देख He से He प्लस ये नहीं पता कैसे निकालेंगे, प्रायोगिक रूप से तो निकल जाएगा। हाँ He प्लस, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बोहर सूत्र नहीं लगेगा तो बोहर सूत्र नहीं लगेंगे, बोहर सूत्र नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ बोहर सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यस बोहर सूत्र लगेंगे, बोहर सूत्र लगेगा, लगेगा। अब ये देखो, तो ये फर्स्ट आईपी मैं नहीं निकाल पाऊंगा, फर्स्ट आईपी आई है ना, और सेकेंड आई द्वितीय आयनन ऊर्जा हो, ये तो कितना आ जाएगा? He प्लस से He प्लस प्लस, यहाँ चाहिए 54.4, ये हो जाएगी 54.4। यस, सेकेंड आईपी 54.4, यस। क्लियर है क्या? तो ठीक है, तो ये सारी सब बात तो समझ में आ गई, क्लियर है? तो बंधन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा। अब देखो एक क्वेश्चन जेई का, अब सर हाँ IIT जेई, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण लग रहा है, फिर जब पहला निकल जाएगा तो ना अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि हाँ, तो क्या, अच्छा सुनना, यदि यदि He परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा है ना, IE1 बराबर 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो कम है ना, 54.4 से कम है। तो He परमाणु से दोनों इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात बताइए। आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा का मान बताइए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बताइए। ए 50.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी का दुगुना कर दिया। बी 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। ठीक है, ये 4 ऑप्शन। ठीक सर, अब आजा बेटा, देख अब अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं He से He प्लस मैं ऊर्जा नहीं निकाल सकता था क्योंकि बोहर सूत्र नहीं लगेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे बोहर सूत्र लगा सकता हूँ और He प्लस प्लस में बना सकता हूँ, है ना। ये सेकेंड IE2 ये मैं निकाल सकता हूँ, और ये याद है कितनी आई थी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4 है ना। और ये IE1 ये मैं नहीं निकाल सकता था, लेकिन अगले ने दे दी, प्रथम आयनन ऊर्जा दे दी अगले ने, तो 24.6 दी है। तो देखो 24.6, तो He से He प्लस बनाने में मैं नहीं निकाल सकता था, अगले ने दे दी 24.6। He प्लस से He प्लस प्लस बनाने में 54.4। ठीक साहब, तो कुल ऊर्जा कितनी है? तो कुल ऊर्जा, तो देखो कुल ऊर्जा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ये आ जाएगी बेटा 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आ जाएगा बेटा? 24 और 54 है ना, तो ये आ जाएगा 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो कुल ऊर्जा 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। 24.6 और 54.4, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुल ऊर्जा चाहिए। ये क्लियर है क्या? तो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कुल ऊर्जा आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से तो कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये अपने आयनन ऊर्जा, ठीक है। एक आता बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एक बंधन ऊर्जा पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, जैसे देखो Li++ परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ज्ञात बंधन ऊर्जा होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा होगी
अब He++ में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, अब बंधन ऊर्जा मतलब कितने से बंधा हुआ है, तो इस बंधन का मतलब ये माइनस आ गया। अरे कितने से बंधा हुआ, कितने की उधारी है मेरे ऊपर, ठीक सर। तो यहाँ जाओ, अब मैं बोल दूं Li++ में सबसे पहले देखो, तो मैं बोल दूं Li++ में नाभिक में 3 तो प्रोटॉन होंगे और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 3 थे 2 उड़ा दिए। तो मैं बोल दूं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो चेक करो इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, बहुत सूत्र लगेंगे। तो आ जाओ, तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब आ जाओ, -13.6 Z का मान आ जाएगा 3 और N का मान आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना गया ये, तो ये 9, तो यहां से आ जाएगा 9 गुना करो इसको, करो ना, 9 कितना आ जाएगा, 27 और 5, 9 और 3 12, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया माइनस का। ये तो आ गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ये माइनस ये बताता बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो बंधन ऊर्जा, ध्यान रखना बंधन ऊर्जा में से माइनस हट जाए, बंधन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन का कितने से बंधा हुआ, तो ये आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाई लिथियम में Li++ में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा होती है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इतनी ऊर्जा दो तो आप उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवा पाओगे, इतने से वो बंधा हुआ है, इतनी ऊर्जा से बेचारा तड़प रहा है, इतनी ऊर्जा तो मुक्त करवाओ। तो बंधन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन अवस्था, आवर्तकाल, चुंबकीय आघूर्ण, कोणीय संवेग में संबंध, धारा, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, और तीनों सूत्र, त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, सब समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अगले टर्न पे अपन उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और उससे पहले कुछ क्लासिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, आज बात करेंगे बेटा अपन, जैसे कल क्वेश्चन देखे अपन ने आयनन ऊर्जा, उत्तेजन अवस्था, ठीक है, आयनन विभव, फिर अपन ने देखा बंधन ऊर्जा, ठीक है। आज अपन बात करते हैं बेटा उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम की। किसकी, उत्सर्जन, उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। और हर कक्षा की ऊर्जा की बातें करेंगे, उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम नाम से पता पड़ रहा है जिसमें फोटोन उत्सर्जित होंगे, और ऐसा तब होता है जब उच्च ऊर्जा तलों से इलेक्ट्रॉन निम्न में गिरता है। याद है, जितना नीचे आता है, जितना मूल अवस्था की तरफ आता है, उतनी ऊर्जा कम होती है, स्थायित्व तो बढ़ता है। याद है, -13.6 हाइड्रोजन की पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में -3.4, अभी सारी लिखूंगा मैं। तो क्या मैं बोल दूं दोनों ऊर्जाओं के बीच में 10.2 का अंतर है, तो जैसे ही 2 से 1 में गिरेगा 10.2 का फोटोन बाहर निकलेगा, जितनी ऊर्जा कम हुई उतनी ऊर्जा निकाल के फेंकेगा। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का बनता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा तलों से, उच्च ऊर्जा तलों से निम्न ऊर्जा तलों में, निम्न ऊर्जा तलों में संक्रमण करता है, संक्रमण करता है, वह दोनों तलों की ऊर्जा के अंतर के बराबर की ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है, का फोटोन उत्सर्जित करता है। तो उच्च ऊर्जा तल से निम्न ऊर्जा तल में गिरता है और दोनों ऊर्जा तलों के अंतर के बराबर का फोटोन उत्सर्जित करता है ना। अब देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे उत्तेजित अवस्था, देखो कैसे स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में परमाणु, उत्तेजित अवस्था में परमाणु भर दिया, परमाणु है ना, उत्तेजित अवस्था में परमाणु है, मान लो हाइड्रोजन ही है, और यहाँ पे एक होल कर दिया, और वहां से अपन ने क्या करा, इस होल से एक बीम निकाली किरण। अब जो जो उत्सर्जित हो रहे होंगे फोटोन, वो सारी बीम आ जाएगी, इसको प्रिज्म से गुजारा। और याद है प्रिज्म में अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी अलग अलग तरंग दैर्घ्य। उन सारी तरंग दैर्घ्य को यहाँ पे ले लिया। तो ये जो काली कलर का बैकग्राउंड, ये ब्लैक बैकग्राउंड पे जो जो लाइट आएगी उसकी रोशनी मिल जाएगी। तो इसको जब अपन काले बैकग्राउंड पे गिराएंगे, ये काले पर्दे पे गिराएंगे, तो जो जो उत्सर्जित हुई, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में देखो उच्च ऊर्जा तलों से निम्न में आएगा तो 10.2 का फोटोन भी मिलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 13.6 का भी मिलेगा जब बहुत ऊंची ऊर्जा तल से पहली में गिर जाए 13.6। तो जो जो ऊर्जा
संभव है वो सब 1.9 का मिलेगा, 1.9, 3.4, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सब मैं बताऊंगा 3.4। तो अलग अलग ऊर्जाओं के फोटोन मिलेंगे, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, उसको मतलब नहीं, लेकिन हाँ जो जो ऊर्जा अंतर विद्यमान होंगे इसी से तो पता पड़ा। देखो याद है रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है, याद है स्पाइरल पाथ, मतलब देखो रदरफोर्ड कभी ये नहीं समझा पाया कुछ निश्चित कक्षाओं में ही रह सकता है। उसने बोला नाभिक के चारों तरफ जो भी स्पेस है वहां इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है, समझ में आ गई। फिर मैक्सवेल ने बोला ऊर्जा विकिरित करता हुआ कुंडलिनी पथ बनाता हुआ अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड ने, बोहर ने बोला कि कुछ कक्षाएं ही स्थायी कक्षाएं होती है, कौन सी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की का संपूर्ण व्याख्या हो जाए, यानी कि वो कक्षाएं जिनकी लंबाई इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज हो, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थायी होता है। और वास्तव में इस बात से देखो ये रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ? रेखीय, कुछ रेखाएं प्राप्त हुई, रेखीय मतलब कुछ रेखाएं प्राप्त हुई, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम। इससे सिद्ध हो गया कि कुछ निश्चित रेखाएं, यानी कि दो कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर की ऊर्जा की रेखाएं मिली, दूसरी, पहली, तीसरी जो थी सारी ऊर्जाएं मिल जाती, हर प्रकार की तरंग दैर्ध्य मिल जाती, तो एक बैंड स्पेक्ट्रम मिलता, पूरा ऊर्जा का बैंड मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। इसका मतलब कुछ ही कक्षाएं हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, कुछ जगह जहां रहता है, और उन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर की ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, तो है ना, फोटोन उत्सर्जित करता है ऊर्जा के बराबर का, दो ऊर्जा के ऊर्जा अंतरों के बराबर का फोटोन उत्सर्जित होता है, ठीक सर। तो ऐसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम, अभी और डिटेल में बात करेंगे इसकी। अवशोषण स्पेक्ट्रम है ना, अभी सारी ऊर्जा लिखूंगा तब और समझूंगा स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा का, ये निश्चित ऊर्जा इसलिए लिख रहा हूं, सारे फोटोन अवशोषित, निश्चित ऊर्जा का फोटोन है ना, जो ऊर्जा अंतर के बराबर की ऊर्जा का फोटोन होगा वही अवशोषित, फोटोन अवशोषित कर। जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा का फोटोन अवशोषित कर निम्न ऊर्जा तलों से उच्च ऊर्जा तल में स्थानांतरित होता है, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, समझ में आ गई? अरे दोनों ऊर्जा के अंतर के बराबर का। तो आप देखो इसमें कैसे, तो देखो इसको बनाते कैसे हैं, तो जैसे मैंने एक हाइड्रोजन ट्यूब ले ली है ना, इसमें खूब मतलब परमाणु भरे खूब सारे, मूल अवस्था में परमाणु, सारे क्या है, मूल अवस्था में परमाणु, ठीक है। और यहां से एक प्रकाश गिराया है ना, 0 से लेकर अनंत सारी तरंग दैर्ध्य इसमें है ना, ये यहां से इस होल से एंट्री करी और इस होल से वापस बाहर निकल गया। इसमें अनंत खूब सारे परमाणु भरे हुए जो मूल अवस्था में है, यहां से प्रकाश 0 से लेकर अनंत सारी तरंग दैर्ध्य गई और यहां से बाहर निकल गई, ठीक साहब। और फिर उसको प्रिज्म से गुजार दिया, बताओ अब क्या मिलेगा? तो क्या मैं बोल दूं, यहाँ पे जितनी भी तरंग दैर्ध्य गई उसमें से कुछ अवशोषित हो जाएगी, बची भी मिलेगी, तो जो परमाणुओं ने अवशोषित नहीं करी होगी वो मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लेता हूं, तो पहली कक्षा में -13.6 ऊर्जा, दूसरी में -3.4 भी बताऊंगा, तो पहली से दूसरी में जाने में वो 10.2 खा जाएगा, और पहली के बाद सीधा दूसरी में रहता है, बीच में कहीं पे भी नहीं रह सकता क्योंकि सारी अस्थायी कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पहली कक्षा हो गई और उसके बाद सीधी दूसरी, तो वहां तक जाने के लिए 10.2 अवशोषित कर लेगा। तो क्या मैं बोल दूं 0 से लेकर अनंत में जितनी भी ऊर्जा थी उसमें 10.2 का फोटोन गायब होगा। तो मैं बोल दूं जब इस प्रिज्म से गुजारेंगे तो बाकी सब तरंगें तो मिल जाएगी, लेकिन वो गायब होगी जो इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को ऊंचा ले जाने में खाली होगी। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। सर 2 से 3 क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं, उच्च ऊर्जा तल से और उत्तेजित अवस्था से और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो पाता है। सर क्यों? क्योंकि उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन नैनो सेकेंड्स के लिए रहता है, और एक फोटोन खाएगा तो उत्तेजित अवस्था में जाएगा, फिर दूसरा खाएगा, तो पहला और दूसरा खाने में जो समय का अंतर है वो नैनो सेकेंड से ज्यादा होता है, अतः वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा उत्तेजित मूल अवस्था से ही होता है, अन्य उत्तेजन अवस्था से और उत्तेजित नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 2 से 3 नहीं,
2 से 4 नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तेजित अवस्था से और उत्तेजित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि दो फोटोनों को खाने में जो अंतर होता है समय का, वो नैनो सेकंड से ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षाओं में नैनो सेकंड से ज्यादा ठहरता नहीं है, वापस नीचे आ जाता है अपनी स्थायी कक्षा में। सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात थी। इसीलिए मैं बोल दूं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक ही परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तो 2 से 3 से 2 में भी आ सकता है, 2 से 1 में भी और 3 से 1 में भी। लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम में 2 से 3 वाली रेखा गायब नहीं होगी, क्योंकि 2 से 3 वो जा ही नहीं पाएगा। 1 से 3 जाएगा, 1 से 2 जाएगा, 1 से 4 जाएगा। मतलब मैं बोल दूं जब भी जाएगा 1 से ही जाएगा। तो ये देखो, तो क्या मैं बोल दूं इसमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, सब जगह तो व्हाइट व्हाइट लाइट मिलेगी, कुछ जगह काली लाइन मिलेगी, और वहां काली लाइन मिलेगी जो अवशोषित हो गए फोटोन। तो जो फोटोन अवशोषित हो गए वो गायब होंगे। ये देखो, बाकी सब जगह लाइट। देखो अगर ये बन जाए तो ठीक है, समझ गया ना? चलो कहां से बनेगा? पूरा कर दो, ये पूरा व्हाइट बैकग्राउंड होगा। ये गायब है। 10.2, 12.1, 12.75, 1 से 2, 1 से 3, 1 से वो गायब है। बाकी सब जगह उजाला, बाकी सब बच गई। 2 से 3 नहीं गया, 3 से 4 नहीं गया। ये अवशोषण, अवशोषण स्पेक्ट्रम में कम लाइनें गायब होती है, उत्सर्जन में ज्यादा उत्सर्जित होती है। समझ गए? ठीक सर, अब आ जाओ, अब और देखते हैं ना। देखो और समझते हैं, अब थोड़ा सा ऊर्जा से समझते हैं। क्या कहना चाह रहा था मैं और समझाता हूं। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। पहली कक्षा में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 1। n बराबर 2 रखा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 रखा तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखो। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम परमाणु के लिए है ना, के लिए। ये सारी बातें मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये के लिए। तो E बराबर आता है बेटा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर जेड का गया, जेड बराबर 1 रख दिया। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर 1 रख दिया। क्या रख दिया? जेड बराबर 1, जेड बराबर 1, और फिर हल कर दिया। अब देखो n बराबर 1 रखा तो कितनी आ गई? n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 तो ऊर्जा कितनी आ गई पहली कक्षा में? तो 1 रखा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद होनी चाहिए 4 कक्षाओं की ऊर्जा बेटा, बहुत काम आती है। n बराबर 2 तो E2 बराबर कितना जाएगा? 2 रखो, 4 का भाग लगाया तो 4 का भाग लगाते -3.4 रखाओ, 4 तरी 12, 1 4 चौक 16, बिल्कुल ओके। n बराबर 3 रखो, तसल्ली से रखो 3, तो 9 का भाग लगाया, ये आ गया। ठीक है, n बराबर 4 रखो, रखो 4, हल करो। देखो n बराबर 4 तो 16 का भाग लगाओ, तो 13.6 में 16 का भाग लगाओ, 13.6 में 16 का भाग लगाओ, 13.6 भागी 16, .85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया, तो आ जाएगा -0.85। अब देखो, कई बच्चे सोचते सर ने ऊपर वाली लाइन है पास, पहली दूसरी कक्षा में अंतर ज्यादा बताया, दूसरी तीसरी चौथी तो कक्षाएं पास बना दी, सर का हाथ नहीं पहुंच रहा था। नहीं, हाथ वाथ सब पहुंच रहा था। मैं ये बताना चाहता हूं, देखो पहली दूसरी का अंतर ज्यादा है। दिस डिफरेंस देखो बेटा, पहली दूसरी का अंतर ज्यादा है। कितना है? देखो पहली दोनों का अंतर लो तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पहली और दूसरी का।
तो और पहली से दूसरी में अवशोषण स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन पहली में फोटोन खाएगा और दूसरी में जाएगा, तो ये जो गायब लाइन थी इसमें से एक 10.2 वाली होगी, ये एक 10.2 वाली होगी, बिल्कुल गायब होगी। क्यों? क्योंकि पहली से दूसरी में जाएगा। और देख यहां से पहली और तीसरी में अंतर देख, पहली और तीसरी में, पहले पहली से अंतर बता रहा हूं, पहली और तीसरी 1.51, इसमें से घटाओ तो ये लगभग आ जाएगा 12.1 के करीब, तो ये आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 12.1 देखा, 13 में से 1 गया 12 और ये 5 6 में से 5 बिल्कुल 12.1, तो पहली से तीसरी में भी जाएगा। तो देखो, तो पहली से तीसरी में, हाँ नीचे मूल अवस्था से तो इलेक्ट्रॉन अवशोषण है, फोटोन खाएगा और ऊपर जाएगा, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, भी गायब होगा। तो ये जो काली लाइन है, जो 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 इसने खाए होंगे हाइड्रोजन है, या 10.2 खा के दूसरी में गया होगा, 12.1 खा के तीसरी में गया होगा। और देख, ये देख पहली से चौथी में, तो पहली से दूसरी, पहली से तीसरी, पहली से चौथी, हाँ 0.85 करो, ये 0.6 गया और 0.25 गया, तो 12.75 के करीब आ रहा है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो याद होना ही चाहिए आपको एटलीस्ट, पहली से दूसरी, पहली से तीसरी, पहली से चौथी। मैं शुरू के 4 आपसे उम्मीद करता हूँ, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, ये तो याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये 12.75 का भी गायब होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाँ 1 से 4 में भी गया है 12.75, और भी आते जाएंगे 1 से 5 में, 1 से 6 में, तो 1 से ऊपर जाने वाले सब गायब होंगे। क्यों? क्योंकि वो खाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से तो ऊपर जाएगा। पर क्या, अब इधर देख, और देख ऊर्जा अंतर, है ना। अब आजा, अब ये देखना, इधर देखो, अब यहाँ एक और चीज बता रहा हूं मैं। पहली दूसरी का अंतर अभी अपन ने देख लिया, कितना आता है 10.2, ओके, है ना। ये अब दूसरी तीसरी का देखो, अब अलग चीज देख रहे हैं। पहले 1 से अंतर देखे, 1 2 1 3 1 4, अब देखो 1 2 2 3, तो ये देखो अंतर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पहली दूसरी में अंतर है 10.2 का, और दूसरी तीसरी में अंतर है 1.9 का, मतलब अंतर घट गया। ये देखो मेरे घर में ऐसी सीडी है, ये ऐसी, ये तो देखो सीडीओ में अंतर देखो, ये क्या मैं बोल दूं, ये देखो n बराबर 1 से 2 में अंतर बहुत ज्यादा है, 2 से 3 में कम है। ये देखो 10.2 का अंतर है मेरे घर में, ये वाली सीडी बहुत ऊंची है, तो कोई दूसरी से पहली में गिरता तो उसका दांत बड़ा जबरदस्त टूटेगा, दूसरी तीसरी से दूसरी में इतना जबरदस्त नहीं टूटेगा। ये देखो, तो क्या मैं बोल दूं, ये अंतर बहुत ज्यादा, ये अंतर कम हो गया। और देखो यहाँ इन दोनों में अंतर देख, तीसरी और चौथी में, तो अंतर कितना आ जाएगा, ये देखो कितना आया 0.65 लगभग, 0.65 के करीब, लगभग 6 5 6 4 देख लेना, या 6 6 जो भी है, 0.65 मैं बोल दूं घट रहा है लगातार अंतर। इसीलिए मैंने दो क्रमागत ऊर्जा अंतर को पास करता गया, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, एक है ना मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का सार, कहानी का सार, जैसे 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 मूल अवस्था से, या यूं समझो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं, नाभिक से दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, क्रमागत कक्षाओं में ऊर्जा अंतर क्या होता है, बोलो क्रमागत कक्षाओं में ऊर्जा अंतर डेली लगातार घटता है, समझ गए। तो पहली दूसरी थी, ऊपर जाने पर ऊर्जा अंतर लगातार घटता है। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे दो क्रमागत ऊर्जाओं में कक्षाओं में ऊर्जा अंतर घटता है, समझ गए। जो पहली दूसरी का अंतर होगा दूसरी तीसरी का उससे कम होगा, तीसरी चौथी का और कम होगा। ये देखो 10.2 1.9 3.65, ये कुछ बातें थी। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इधर देखना। अच्छा इधर देखो इस पे जो क्वेश्चन बन सकते हो, देखो निम्न में से देखो कैसे समझ आ, निम्न में से कौन से स्थानांतरण में, अब बहुत सीधा पूछेगा तो अधिकतम ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होगा, है ना। कौन से स्थानांतरण में अधिकतम ऊर्जा का, बहुत सीधा पूछ लिया, अधिकतम ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होगा। ए n बराबर 5 से 4, बी n बराबर 2 से 1, सी
n बराबर 4 से 3, d n बराबर 3 से 2, है ना। 5 से 4, 2 से 1, 4 से 3, 3 से 2। इस क्वेश्चन की खास बात यह है बेटा, देखो सॉल्यूशन कि सारा अंतर 1 का है। 5 से 4 1, 2 से 1 1, 4 से 3 1, 3 से 2 1, सब में 1 1 का अंतर है। ये देखो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। 5 से 4 ओके, है ना। 2 से 1 ओके, है ना। 4 से 3 ओके, 4 से 3, है ना। फिर 3 से 2 ओके। आप देख लो, तो सबसे याद है शुरू में ऊर्जा अंतर भारी होता है, तो शुरू में ऊर्जा अंतर अधिक है तो ये मैक्सिमम होगी ऊर्जा, ये मैक्सिमम, और ये मिनिमम, ये न्यूनतम होगी और ये अधिकतम होगी। तो मैं बोल दूं सबसे ज्यादा 2 से 1 में होगा। प्रारंभ में शुरू में ऊर्जा अंतर ज्यादा होता है, बाद में ऊर्जा अंतर घटता है। पहले ऊर्जा अंतर ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, लगातार ऊर्जा अंतर घटता जाता है। अभी बताई थी मैंने बात, ऊपर जाने पर ऊर्जा अंतर कम होता है, तो एक सीखने की बात ये थी, ऊपर जाने पर ऊर्जा अंतर कम होता है, तो शुरू में ऊर्जा अंतर अधिकतम होता है, ये मैक्सिमम ऊर्जा अंतर, ये ऊर्जा अंतर घटता जा रहा है, फिर कम, फिर और कम। बोलो, तो अधिकतम ऊर्जा का फोटोन उसे अधिकतम ऊर्जा का फोटोन 2 से 1 में। अच्छा, इसी में अधिकतम ऊर्जा की जगह कर दूं मैं अधिकतम आवृत्ति। अधिकतम आवृत्ति एक ही बात है। आवृत्ति ऊर्जा, मैं बोल दूं ई समानुपाती आवृत्ति होती है, तो अधिकतम आवृत्ति मैक्सिमम का मतलब ऊर्जा भी मैक्सिमम, तो फिर से आंसर यही। तो अधिकतम आवृत्ति का फोटोन भी अधिकतम ऊर्जा के फोटोन वाला आंसर होगा, क्योंकि जब ऊर्जा अधिकतम होगी तो आवृत्ति अपने आप अधिकतम होगी, क्योंकि ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दे अधिकतम तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, है ना ये, और अपने को यही नोट करना है। अब आजा अधिकतम तरंग दैर्घ्य, तो मैं बोल दूं ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती तरंग दैर्घ्य होती है। यहाँ देखो ये बेटा, ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती तरंग दैर्घ्य, ये देखो ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती तरंग दैर्घ्य, तो बोल दूं वो लैम्डा, जब लैम्डा मैक्सिमम, तो मैं बोल दूं तब ऊर्जा मिनिमम। तो इनडायरेक्टली मेरे से पूछा था अधिकतम तरंग दैर्घ्य मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ऊर्जा न्यूनतम, ऊर्जा न्यूनतम, ई न्यूनतम, ई न्यूनतम। तो ऊर्जा अधिकतम मतलब सॉरी तरंग दैर्घ्य अधिकतम मतलब ऊर्जा न्यूनतम, और ऊर्जा न्यूनतम वाला उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, तो ऊर्जा न्यूनतम वाला उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा न्यूनतम वाला उत्तर हो जाएगा। जितना अधिक ज्यादा ऊपर जाओगे 5 से 4, सबसे ऊपर ये ऊर्जा न्यूनतम। तो या तो तरंग दैर्घ्य पूछेगा या आवृत्ति या ऊर्जा, समझ गए। ऊपर जाने पर ऊर्जा अंतर घटता है, ऊपर जाने पर ऊर्जा अंतर घटता है, ऊपर जाने पर ऊर्जा अंतर घटता है। ठीक सर। अब देखो, तो जैसे जैसे कहानी का सार क्या, जैसे जैसे ऊपर ऊर्जा अंतर घटता है, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन यूं पूछ सकते हैं, इधर देख, इधर देखो, अगला देखो। अब बच्चा रट रट के चला जाता है कि 5 से 4 5, अरे इधर देख, निम्न में से किस स्थानांतरण में ऊर्जा में अधिकतम ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होगा। ए एम बराबर 5 से 4, बी एन बराबर 2 से 1, सी एन बराबर 3 से 1, डी एन बराबर 4 से 1। अब आओ, अब इधर देखना, रटना नहीं, इधर देख। बच्चा सोचता है यार ये नीचे वाला 2 से, दो, अब यहाँ क्रमागत अंतर 1 1 का नहीं, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, लेकिन यहाँ 2 का देख, 3 से 1 में गिर गया। तो क्या मैं बोल दूं, अब इधर देख, मेरे घर में सीढ़ियां ऐसी है, ये बात तो बहुत अच्छी बात है, अभी मैंने बताई थी। ये एक लड़का यहाँ से यहाँ कूदता 2 से 1 में, तो उसको जितना डैमेज होगा उसके जितनी लगेगी। 3 से 1 में कोई कूद जाता है तो बता उसके ज्यादा लगेगी या इसके ज्यादा लगेगी, तो इसके ज्यादा लगेगी। तो क्या मैं बोल दूं 2 से 1 में जो ऊर्जा अंतर होगा 3 से 1 में तो और भारी होगा 12.1 का, तो बोल दूं इससे तो ज्यादा खतरनाक इसमें ऊर्जा निकलेगी, और इससे भी खतरनाक इसमें कोई लड़का यहाँ से गिर जाता है सीधा, तो उसके तो और ज्यादा लगेगी। तो मैं बोल दूं ये, अरे बोलो
सर ये 5 वाले में उड़ जाता, नहीं 5 से 1 में थोड़ी गिर रहा, 5 से 4 में गिर रहा है, ये तो इस 2 से 1 से भी कम उड़ जाओगी। 5 से 4 में तो इतनी सी पट्टी है। तो क्या मैं बोल दूं ध्यान से पढ़ो। कई बार वो क्या करता 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, तो फिर जितना ज्यादा ऊपर से कूदेगा उतना ज्यादा लगेगी। और कई बार करता 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4, तो फिर नीचे अंतर ज्यादा होता है। तो 2 क्रमागत की बात करें तो नीचे अंतर ज्यादा है, और पहली में गिराऊं तो जितना ज्यादा ऊपर से गिराऊंगा उतना ज्यादा लगेगी। वेरी गुड, समझ गया क्या? तो सर समझ में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, सर देख लेंगे। तो अब ये बातें हो गई कि ऊपर जाने पर अंतर करता है। अब देखो, अब उत्सर्जन को और अवशोषण को एक बार और ध्यान से देखते, सुनना हो। देखो यहां पे अपन एक काम करते हैं, ठीक है। अब देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में याद है खूब सारे केस बनते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में एनवी कक्षा से एनवी कक्षा में उत्तेजित परमाणु से उत्पन्न भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य की संख्या। है ना, भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य। तो एनवी कक्षा में उत्तेजित परमाणु से कितनी भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य उत्पन्न हो सकती है वो देखते हैं। देखो थोड़ा समझते इसको, है ना। तो वैसे सूत्र ये होता है संख्या, है ना, भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों की संख्या बराबर n -1/2, ये होती है संख्या। ये सूत्र होता है ना, भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य की संख्या n -1/2, ठीक है। ये देखो ये कहां से आया तो समझना। अगर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बेसिक सा समझते हैं। देखो अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो उसके बाद एक ही रास्ता नीचे गिरने का, वो है 2 से 1। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो उसके बाद नीचे गिरने का एक ही रास्ता है, वो है 2 से 1। तो एक तरंग दैर्घ्य निकलेगी, एक फोटोन निकलेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है तो उसके बाद नीचे गिरने के कौन कौन से रास्ते, तो देखो 3 से 1 में कूद जाए, 1, 3 से 2 में कूद जाए, 3 से 2, और फिर 2 से 1 में कूद जाए। तो देखो यहां से निकलेगा 1, 2 और 3 भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य निकलेगी। 3 से 1 में कूदेगा तो 12.1 की निकलेगी, 3 से 2 में कूदेगा 1.9 की निकलेगी, और 2 से 1 में कूदेगा तो 10.2 की। तो यहां फोटोन निकलेगा 10.2 का, यहां निकलेगा 1.9 का, और यहां निकलेगा बेटा 12.1 का। ये 3 भिन्न भिन्न फोटोन, 1, 2, 3। समझ में आ गई? तो 2 में है तो एक ही तरीका है नीचे कूदने का, 3 में है तो 2 तरीके हैं, सॉरी 3 तरीके हैं, 3 से 1, 3 से 2, 2 से 1, 3 भिन्न भिन्न फोटोन निकलेंगे, ठीक सर। 4 में है तो इलेक्ट्रॉन 4 में, तो देखो 4 से कूदे 1 में, 4 से कूदे 2 में, 4 से कूदे 3 में, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, ठीक साहब। तो 3 तो ये भिन्न भिन्न फोटोन निकल गए, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1। फिर कूदे क्या 2 से 1, ठीक साहब। फिर कूदे 3 से 1 या 3 से 2। अब 3 से कूदा रहा हूं, पहले कूदाया 4 से, फिर कूदा रहा हूं 3 से। तो 4 से देखो सिस्टमेटिक चलो, 4 से नीचे आने के तरीके 3, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 1। 3 से नीचे आने के तरीके 3 से 2, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 3 से 2, ठीक है। ये 3 से 2 और 3 से 1, ये 2 है ना। 4 से 3 से, अब आ जाओ, जब वो 2 में आ गया तो 2 से नीचे कूदने का 1। तो जहां है उससे नीचे गिरने के उससे एक कम तरीके होते हैं। जैसे चौथी कक्षा में हूं मैं तो नीचे गिरने के 3 तरीके, 4 से 1 में चला जाऊं, 4 से 2 में, 4 से 3 में, 3 तरीके। फिर जब मैं तीसरी कक्षा में तो मेरे पास 2 तरीके, 3 से 1 में और 3 से 2 में। फिर जब मैं दूसरी में हूं तो एक, जिसमें हूं उससे एक कम तरीका। तो जब 4 में था तो अब देखो नीचे कितने तरीके जा सकता है। तो 4 में था तो 3 तरीके थे 4 से नीचे गिरने के। फिर जहां भी आया
यहां से 3 तरीके थे, फिर जहां भी आया जैसे 3 में आया तो नीचे गिरने के 2 तरीके, तो 4 3 तो इसके हो गए 2, ये 3 और 2 5, और जब 2 में आया तो नीचे गिरने का 1 तरीका, तो 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 तरीके। तो क्या मैं बोल दूं जहां होता हूं उससे एक कम तरीकों से नीचे गिरता हूं, फिर जहां होता हूं फिर एक कम, उन सबको जोड़ दो। तो 4 में था तो 3 तरीकों से नीचे गिरा, फिर 3 में आया तो 2 तरीकों से नीचे गिरा, फिर 2 में आया तो 1 तरीके से, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, टोटल 6 लाइनें आ गई। अब यहां रख के देखो, ये सूत्र में देखो सही आ रहा क्या, जब n = 2 में था मैं तो संख्या 1 आनी चाहिए, संख्या तरंग दैर्ध्यों की संख्या 1 आएगी, तो रखो 2 रखो इसमें, तो 2 × 2 - 1 1, फिर 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया बिल्कुल। n = 3 रखो, जब तीसरी कक्षा में था तो नीचे गिरने की तरंगों की संख्या 3 से 1, 3 से 2, 2 से 1, 3 आई, रखो 3, तो 3 3 - 1 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 3, तो संख्या आ गई 3। फिर n = 4 रखो, जब मैं चौथी कक्षा में आ गया तो 4 से नीचे गिरने के तरीके कितने हुए, तो जब मैं 4 में होऊंगा, इधर देख 4 में, तो 4 में था तो 4 से नीचे गिरने के 3, फिर 3 में आया तो 2, फिर 2 में आया तो 1, तो 1 + 2 + 3 6, तो 4 रखने पे 6 आना चाहिए, रखो 4, तो यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 4 - 1 3 बटा 2, तो 2 से कट के आ गया 6, बिल्कुल आ रहा है 6, तो आंसर 6। तो जो सोच रहा हूं यहाँ गिन रहा हूं और सूत्र सेम दे रहा है, इसका मतलब सूत्र सही है, सूत्र सही है, सूत्र ओके है। अब सर ये सूत्र बना कैसे बताता हूं, अब सुनना। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है, 2-3 तरीके, पीएनसी से भी कर सकता हूं, लेकिन अभी पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें इतना आता नहीं है, तो मैं तुम्हारे तरीके से बताता हूं। जब इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है तो नीचे गिरने के भिन्न तरीके, नीचे गिरने के, सर इंसान तो कैसे, नीचे गिरने के कुल तरीके देखो, तो n से नीचे तो मैं बोल दूं n-1 तरीके, n से नीचे गिरने के, n से 1, n से 2, n से 3, n से 4, n से n-1, टोटल n-1 तरीके है ना। फिर n-1 से नीचे गिरने के तरीके, से नीचे, तो n-1 से नीचे गिरूंगा, मतलब जैसे 4 से नीचे गिरने के तरीके 3, 1 कम, फिर 3 से नीचे गिरने के 1 और कम, तो मैं बोल दूं n-2 है ना। फिर n-2 से 1 और कम, चाहे उससे 1 कम, n-3। ऐसे करते करते 2 से नीचे गिरने के तरीके, 2 से नीचे 1, तो मैं बोलता हूं ऐसे करते करते ये 1 तक आ गया, तो कुल फोटोन है ना, कुल उत्सर्जित फोटोन, कुल उत्सर्जित भिन्न फोटोनों की संख्या 1 + 2 + 3 + 4 n-1, 1 + 2 + n-1। अब देखो 1 + 2 + 3 + n-1 का योग, तो बोल दो ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के n पदों का योग, हमें तुम्हें करेंगे, तो n पदों का योग बराबर कितना होता है बोलो, 2a n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, इन सब का मनन, n हो गया पदों की संख्या, a हो गया प्रथम पद, और n हो गया तो पदों की संख्या, और d हो गया अंतर, तो बोल दो यहाँ d, हर पद में अंतर 1 का है, 1 से 1 2 हो गया, बढ़ के 1 बढ़ के 3 हो गया, तो बोल दो यहाँ पे d बराबर है 1, पदों की संख्या है n-1, ये पद n नहीं n-1 है, अरे n-1 आएगा यहाँ, n डैश कर दो पदों की संख्या, तो बोल दो n डैश बराबर हो गया n-1 पद, ये पदों की संख्या n डैश लिखी तो n डैश है n-1 पद है ना, 1 से लेके n-1, ठीक है, ये कॉमन अंतर, और a बराबर 1 है, पहला पद 1 है, पहला पद 1, d ये रखो इसमें, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से s n-1 पदों का योग बराबर n-1/2, 2a का मान 1 प्लस पदों की ये वो आ जाएगा n-1 है ना, -1 × d का मान 1, ठीक सा, ये आ जाएगा n-1/2, यहाँ आ जाएगा 2, फिर ये 1 से ये 1 और 1 2 से 2 कट गया, आ जाएगा n-1/2, ये आ गया है ना, भिन्न की संख्या,
इतनी भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य निकलेगी, एन एन माइनस 1/2। क्लियर है क्या? डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, एपी के 1 + 2 + 3 टोटल एन पदों का योग होता है एन + 1/2, तो सर या तो n - 1 है। अब यहाँ पे एन पद भी एक कम है, तो मैं बोल दूं n घटा दो, तो n + 1/2 माइनस n भी कर सकता था मैं। n + 1/2 ये प्रथम n पदों का योग होता है ना, एक से लेके गिनती में, इसमें से n घटा दो क्योंकि n - 1 पद है, n वाला पद गायब है ना, लास्ट में n है ही नहीं, घटा दिया तो देख लेना ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n - 1/2। समझ गए क्या? सर समझना नहीं। ये अब आ जाओ इसमें विषय, यह है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य की संख्या। ठीक है, आ जाओ। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन 5वीं उत्तेजन अवस्था, 5वीं उत्तेजन अवस्था से निम्न तलों में संक्रमण करता है तो उत्पन्न भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों की संख्या, उत्पन्न भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य की संख्या है ना, 5वीं उत्तेजन अवस्था से संक्रमण करता है। ठीक सा है ना, तरंग दैर्घ्य, तो वो तो भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य की संख्या बराबर कितना होता है, तो भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों की संख्या बराबर n - 1/2, तो n बराबर 5 रखो, 5 - 1/2, तो ये आ जाएगा 10। ये देख लो है ना, नहीं प्रथम उत्तेजन अवस्था, सॉरी गलत, क्यों? ए प्रथम 5वीं उत्तेजन अवस्था, पांचवी उत्तेजन अवस्था थी, 5वीं उत्तेजन अवस्था मतलब n बराबर 6। ध्यान रखना, 5 मत रख देना, 5वीं उत्तेजन अवस्था, ऐसे होती गलतियां, तो n बराबर 6, तो यहां से रखो कितना जाएगा, यहाँ आएगा n बराबर 6 - 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा 5 × 3 = 15, तो 15 भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होगी। चलो गिन के भी देखते हैं, 5वीं यानी कि 6ठी कक्षा में, तो 6 से नीचे गिरने का तरीका, इधर से गिनता हूं, 6 से नीचे गिरने के तरीके बोलो, बेसिक से कर रहा हूं, 5, फिर 5वीं कक्षा में गया, 5 से नीचे गिरने के तरीके 4, फिर 4 से नीचे गिरने के तरीके 3, 3 से नीचे गिरने के तरीके 2, 2 से नीचे गिरने के तरीके 1, बस ये, तो यहां से गिन लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गिनो, तो 5 7 8 10, सॉरी 5 3 8 2 10 11 और 4 15 आ गया क्या? बेसिक से भी कर लिया। 6 से नीचे 5 तरीकों से गिरेगा, 5 से नीचे 4 से नीचे 3 तरीकों से, 3 से नीचे 2 तरीकों से, 2 से नीचे 1 तरीकों से, सबको जोड़ दिया तो 15 आ रहा है, बिल्कुल ओके है। लेकिन अपने पास ये सूत्र है, अरे भाई लो जी, सूत्र से कर लेना, ठीक है। और देखो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो ये देखो, यदि एक परमाणु जो कि उत्तेजित अवस्था में, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा तलों में संक्रमण करता है, तो 10 भिन्न तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 10 भिन्न तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है, तो n का मान बताओ। तो कौन सी कक्षा में था ये बताना, A n बराबर 4, B n बराबर 5, C n बराबर 6, D n बराबर 3। आ जाओ, है ना, 10 भिन्न तरंग दैर्घ्य, तो मैं बोल दूं भिन्न तरंग दैर्घ्यों की संख्या होती है n - 1/2, और ये 10 दिया हुआ है। अब n के लिए हल कर लो, तो इसको उधर भेजा तो ये आ जाएगा 20 = n² - n, यहाँ से आ जाएगा n² - n - 20 = 0,
यहाँ से आ जाओ, कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n, ये 520 हो जाएगा इधर गुणे में। और ये हिसाब किताब बिल्कुल ओके। नवीं क्लास गुणनखंड मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो यहाँ से n कॉमन लिया, n माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लिया, n माइनस 5 बराबर 0। तो आ जाएगा n माइनस 5 n प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर आ गया बेटा माइनस 4 और 5। ये हो नहीं सकता, तो आंसर इस 5। तो 5वीं कक्षा में देखते हैं। अगर वो उत्तेजन अवस्था पूछता तो चौथी उत्तेजन अवस्था में, सही बात है। तो या तो कक्षा पूछेगा या उत्तेजन अवस्था। सर बहुत मजा आया। तो मेरे हिसाब से आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होते हैं ये पता पड़ गया। उत्सर्जन और अवशोषण में एक छोटा सा अंतर है, समझ में आ गया। जाएगा जब जो अवशोषण स्पेक्ट्रम में हमेशा जाएगा 1 से, और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ऊपर से नीचे कूदेगा, कहीं से भी कूद सकता है। और भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों की संख्या उत्सर्जन में उत्सर्जन में n-1/2 आएगी, अवशोषण में नहीं, उत्सर्जन में। ठीक साहब। अब देखो एक जेई में जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो है ना, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। आईआईटी जेई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। यदि एक परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। ये A B C D E एक में कूदा दिया सबसे, 2 से 3 से 4 से, है ना, n बराबर 4 से कूदा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 3 ये 2 ये 1, ठीक है। 4 से देखो 2 से 1 3 से 1 4 से 1, ठीक है। फिर 2 में कूदा दिया 3 से 2 4 से 2, फिर 3 में कूदा दिया 4 से 3, ठीक है। तो 6 भिन्न भिन्न तरह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निम्न प्रकार है। निम्न में से, है ना, दी गई लाइनों में से, दी गई रेखाओं में से, दी गई रेखाओं में से कौन कौन सी रेखा है, कौन कौन सी रेखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जेई ने, कौन कौन सी रेखा है अवशोषण स्पेक्ट्रम में गायब रहेगी, में अवशोषित होगी, में अवशोषित होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ए बी सी बी सी ई एफ सी डी ई एफ डी, ए बी सी डी ई एफ सभी। अब सुनना हो, अब इन जनरल बच्चा सभी टिक कर गया था। वो सोचता जैसी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निकली इसका मतलब वो ऊर्जा अंतर विद्यमान है, तो जब अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा तो उन्हीं ऊर्जा अंतर के बराबर की ऊर्जा खा लेगा, तो बच्चा सभी टिक करके आ जाता है ना। गलत है। तो सर क्यों गलत है बेटा? इलेक्ट्रॉन 2 से 3 2 से 4 3 से 4 अन्य उत्तेजन अवस्थाओं से उत्तेजित नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया? अन्य उत्तेजन अवस्था, अन्य उत्तेजन अवस्था से उत्तेजित नहीं होगा, तो अन्य उत्तेजित अवस्था से और उत्तेजित नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो मूल अवस्था से ही होगा। 1 से 2 1 से 3 1 से 4, तो उत्तर आ जाएगा ए बी सी। 1 से 2 1 से 3 1 से 4, 1 से 2 1 से 3 1 से 4 अन्य उत्तेजन अवस्था से उत्तेजित नहीं होगा, तो उत्तर है ए बी सी। क्लियर है क्या? बिल्कुल ओके सर। तो ये हो गया उत्सर्जन अवशोषण। अब अपने को देखना है लाइमन बामर पाश्चान ब्रैकेट फुंडा, तो भिन्न भिन्न प्रकार की सीरीज श्रेणियां। तो अब अपने को लास्ट श्रेणियां देखनी है, ठीक है, अभी देखेंगे।